नमस्ते दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं प्रिया चौहान आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों काफ़ी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए आईसीटी की एक पार्ट लेके आ चुकी हूँ, जबकि मैंने कहा था कि मैं आपको रीट मेंस के लिए आईसीटी का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका पार्ट 2, यानी कि आपका जो पहला ही टॉपिक है सूचना एवं संचार, यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बोल दो या संचार तकनीकी बोल दो। उसके आधार के बारे में हमने बात की थी और स्टार्टिंग में मैंने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है उन सब के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। क्योंकि देखिए भाई, सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा था, सूचना का आदान प्रदान करना तकनीकी के माध्यम से ही क्या कहलाता है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ठीक है। सबसे पहले जब सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था तो आप सबको पता है कबूतर होता था, वो चिट्ठी लेकर के जाता था। क्या करता था? एक कबूतर होता था जो कि चिट्ठी लेकर के जाता था और कबूतर उस चिट्ठी को दे के आता था। ठीक है। फिर धीरे धीरे घोड़े का उपयोग होने लगा उसके बाद, लेकिन इन सब चीजों फिर व्यक्ति को भेजा जाने लगा घोड़े के साथ। लेकिन फायदा कब हुआ? जब भाई पहले सूचना, मान लो मैंने आपको सूचना बता दी, अब आप उस सूचना को आगे किस तरीके से दे रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है। यानी कि सबसे पहले सूचना के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी था कि भाई सूचना सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, और सूचना सही तरीके से लोगों तक पहुंची जब पहली बार किसका आविष्कार हुआ? छापे खाने मशीन का। यानी कि पहले मैंने आपको कोई सूचना दी, आगे से वो सूचना किसी और व्यक्ति के पास गई। अब सूचना किताबों के माध्यम से, छपाई के माध्यम से जाने लगी। ठीक है। किसका विकास हुआ? छापे खानी मशीन का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। फिर 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? एसपी मोर्स के द्वारा हुआ। इसके क्रम को आप जान लीजिए, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पहली बार पुट किया जाएगा। लेकिन आपके आईसीटी में पहले भी ये पार्ट, तो इससे क्वेश्चंस आप पढ़ लो, इसे साइंस में भी पूछे जाते हैं, है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर 1849 में फोटोग्राफी की मशीन का आविष्कार हुआ। अब देखिए, टेलीग्राफ के बाद जब फोटोग्राफी, अब चीजें फोटो, अब लिखने की छपाई की जरूरत नहीं थी, अब चीजें एक साथ किसमें आने लगी? फोटोग्राफी के माध्यम से आने लगी। फिर विकास हुआ रेडियो का। अभी तक देखिए किताब के माध्यम से, किताब तो सभी लोगों तक एक साथ नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब रेडियो के माध्यम से, आपने सुना होगा एक समय पर रेडियो चल रहा है तो एक साथ बहुत सारे लोग उसे सुन सकते हैं। यानी कि हम मान लीजिए जयपुर से बैठे हुए कोई रेडियो चैनल चला रहे हैं तो संपूर्ण विश्व के लोग उस चैनल से जुड़ सकते हैं, बस उनके पास वो तकनीकी होनी चाहिए। तो रेडियो के कारण क्या हुआ कि भाई जी मार्कोनी ने जब रेडियो का आविष्कार किया तो अब जो सूचना है, पहले किताबों के माध्यम से कुछ हजार लोगों तक पहुंच रही थी, अब वो लाखों लोगों तक एक समय पर पहुंचने लगी। ठीक है। फिर बाद में 1990 में क्या हुआ? एन रेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया। ठीक है। किसका आविष्कार हुआ? फोटोस्टेट का। यानी कि पहले तो प्रिंटिंग मशीन से छपाई चल रही है। अब क्या हुआ कि भाई एक किताब छप गई, अब उसकी फोटोकॉपी करो और उसको यूज करो। ठीक है। फिर हुआ 1995 में स्कॉटलैंड के जो जेएल, क्या नाम है इनका? जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड ने क्या किया? जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया कि अभी तक जो सूचना है वो केवल आप सुन पा रहे थे या किताबों से देख पा रहे थे। अब जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो टेलीविजन के माध्यम से अब सूचना देखी भी जाने लगी और सुनी भी जाने लगी। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो पहले रेडियो से आपको शायद खबर सुनने में इतना मजा नहीं आता था, लेकिन जैसे ही टीवी आया, टीवी पे इतनी सुंदर सुंदर, क्या बोलते हैं, वो जो न्यूज रिपोर्टर्स होती हैं वो बैठी रहती हैं, तो उन्हीं के बहाने ही बहुत सारे लोग तो न्यूज को देख लेते थे। ठीक है। जैसे आजकल आप लोग अंजना ओम कश्यप को देखते हुए काफी न्यूज सुन लेते हैं, तो इसी तरीके से भाई देखते देखते अब आप न्यूज भी सुनने लगे। फिर क्या हुआ? अब 1938 में अब सूचनाओं का जीरोग्राफी। ठीक है। ठीक है। यानी कि अब जीरोग्राफी यानी कि जेरोक्स, जेरोक्स यानी कि फोटोकॉपी, अब वो उसका और आविष्कार हुआ, उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे आया। फिर बात आई 1940 में। 1940 में जो इंग्लैंड के जेबी डेसर हैं, इन्होंने फ्रांस के रेने डेगन के साथ माइक्रोग्राफी का आविष्कार किया। यानी कि आप देखिए धीरे धीरे पहले सूचना किसके माध्यम से?
पहले सूचना पहुंचाई जाती थी कबूतर के माध्यम से, फिर रेडियो आ गया, फिर टेलीफोन आ गया, है ना, टेलीविजन आ गया, फोटोस्टेट मशीन आ रही है, प्रिंटिंग मशीन। यानी कि धीरे धीरे अब सूचना का पहुंचाने का तरीका भी बदल रहा है, यानी कि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती है वैसे वैसे तरीका भी बढ़ता चला जाता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा घुलमुल करने की कोशिश नहीं करूंगी। जहां से चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे वहां पे मैं मार्क कर दूंगी। 4 अक्टूबर 1957 को ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई 4 अक्टूबर 1957 को ये समझ लीजिए सूचना एवं संचार तकनीकी में दिशा और दशा बदल दी जब सोवियत रूस ने स्पुतनिक नाम का, ठीक है, सबसे पहला उपग्रह लॉन्च किया। कौन सा था सबसे पहला उपग्रह? स्पुतनिक था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत रूस इसलिए बोला जाता है, पहले रूस बहुत सारे देशों का समूह हुआ करता था और 1991 में ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। ठीक है, इसने एक उपग्रह स्थापित किया जिसका नाम था स्पुतनिक। ठीक है, अब देखिए भाई, अब उपग्रह के माध्यम से क्या हुआ? उपग्रह के माध्यम से अब सूचनाएं, आपको पता है ना, जिस तरीके से आप तक ये इंटरनेट वगैरह के माध्यम से सूचनाएं अलग अलग तरीके से पहुंचती है, इसी तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ? 1960 में अमेरिका के जो थियोडोर मेनन है, इन्होंने प्रिंटिंग में काम आने वाली लेजर तकनीकी का आविष्कार किया। ठीक है, और 1920 में 1920वीं शताब्दी में लेजर तकनीकी, यानी कि अब प्रिंटिंग में लेजर तकनीकी, पहले प्रिंटिंग कैसे होती थी? एक एक अक्षर, एक एक लाइन। अब लेजर तकनीकी से एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट होने लगा। आप सबको पता होगा कि लेजर तकनीकी जो है, अगर प्रिंटिंग, जब हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब सेकंड में टूल्स की बात करेंगे, जब वहां पे हम प्रिंटर की बात करेंगे, तो प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसी में ही लेजर प्रिंटिंग आती है, यानी कि लेजर प्रिंटर आते हैं जो कि एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट कर देते हैं। इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। फिर 20वीं शताब्दी में आधुनिक उपकरण जैसे ये आ गए, मैग्नेटिक डिस्क आ गया, वीडियो आ गया, है ना, वीडियो कैमरा आ गया, है ना, वीडियो डिस्क आ गई, कंप्यूटर आ गया, है ना, ये वीडियो कैमरा ही है, वीडियो कैमरा आ गया, वीडियो डिस्क आ गई, कंप्यूटर का विकास हुआ। यानी कि अब धीरे धीरे कंप्यूटर में और ज्यादा विकास होने लगे। और 1990 में विश्व में पहली बार सूचना एवं संप्रेषण जगत में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का यूज किया गया। किसका? सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का यूज कब किया गया? तो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। इसे आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए 1969 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा था आपको पढ़ाते हुए ही ये मैं बताऊं। 1969 में क्या हुआ? 1969 में अमेरिका द्वारा 1969 में अमेरिका द्वारा अर्पानेट बनाया गया। अर्पानेट बनाया गया। क्या है अर्पानेट? क्या है अर्पानेट? तो भाई ये है पहला इंटरनेट। क्या है ये? पहला इंटरनेट। 1969 में अमेरिका के द्वारा अर्पानेट बनाया गया। क्या है अर्पानेट? अर्पानेट है पहला इंटरनेट। ठीक है, क्या है ये? पहला इंटरनेट है। अर्पानेट क्या है? पहला इंटरनेट है भाई। क्या है अर्पानेट? अर्पानेट है आपका पहला इंटरनेट। क्या है अर्पानेट? आपका पहला इंटरनेट। अब देखिए आप कहेंगे कि अर्पानेट की फिर फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPA, और यहां से ले लिया गया नेट। क्या है? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, चलिए
है ना? अब देखिए ये किस चीज के लिए बनाया गया था? है ना? ये किस चीज के लिए बनाया गया था? तो ये अगर मैं बोलूं एकेडमिक एंड रिसर्च के लिए। यानी कि अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि भाई ये अनुसंधान कार्यों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनुसंधान कार्यों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनुसंधान कार्यों के लिए बनाया गया था। है ना? किसके लिए बनाया गया था भाई? अनुसंधान कार्यों के लिए। है ना? किसके लिए? एकेडमिक एंड रिसर्च कार्यों के लिए। ठीक है, एकेडमिक को आप लिख सकते हो शैक्षिक एवं अनुसंधान सॉरी कार्यों के लिए। ठीक है, इसे एकेडमिक रिसर्च के लिए एंड रिसर्च के लिए बनाया गया था, यानी कि शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रक्षा क्षेत्र के द्वारा बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट है। 1969 में अमेरिका के द्वारा पहला इंटरनेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पहला इंटरनेट बनाया गया था। और ये समझ लीजिए जिस दिन इंटरनेट बना उस दिन तो सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। और ये जो पहला इंटरनेट था इसका नाम था अर्पानेट, जिसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बहुत सारी जगह आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। एकेडमिक एंड रिसर्च के लिए यानी कि शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्यों के लिए ये बनाया गया था। यानी कि मैं इसे बोल सकती खोज एवं अनुसंधान कार्यों के लिए, खोज एवं अनुसंधान कार्यों के लिए, खोज एवं अनुसंधान कार्यों के लिए, अनुसंधान कार्यों के लिए। यानी कि ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना था, एकेडमिक रिसर्च के लिए बना था। है ना? एकेडमिक शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्यों के लिए इसे बनाया गया था। ये इस रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता था। किसके द्वारा बनाया गया था? रक्षा क्षेत्र के द्वारा इसे बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग की सीमाएं क्या है? कि भाई जब इसका उपयोग बढ़ रहा है तो इसमें सीमाएं भी हैं, यानी कि ये कहाँ लोगों को सीमित कर देता है? तो देखिए इसकी आधारभूत संरचना जो है वो अभी इतनी मजबूत नहीं है। यानी कि आधारभूत संरचना आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अभी संपूर्ण जगह इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, और अगर है तो अच्छी इंटरनेट स्पीड उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर हमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या संचार तकनीकी के उपयोग को बढ़ाना है तो सबसे पहले आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। जिस तरीके से टावर्स लगाने हो गए इंटरनेट के, और फाइबर ऑप्टिकल जो केबल्स है यानी कि जो तार के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया जाता है उसकी उपलब्धता बढ़ानी होगी। तो ये सब होते हैं आधारभूत संरचना, यानी कि आधारभूत संरचना अभी इतनी मजबूत नहीं है। मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, यानी कि इंटरनेट की उपलब्धता अभी सभी जगह नहीं है। तकनीकी उपकरण अभी महंगे हैं। देखिए अभी भाई एक चीज और है कि तकनीकी तो पहुंच गई है, लेकिन तकनीकी उपकरण अभी इतने महंगे हैं कि केवल अमीर वर्ग तक इसकी पहुंच हो पाई है। अभी सब लोग इसे नहीं खरीद पाते हैं। तकनीकी ज्ञान में कमी है। आपको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा लग जाता होगा कि आप बड़े अच्छे से इंटरनेट को चला लेते हैं, लेकिन आपके पीछे वाली जनरेशन यानी कि आपके माता पिता दादा दादी, उन्हें बड़ी ही तकलीफ आती है उसको समझने में। क्यों आती है? क्योंकि अभी उनमें तकनीकी ज्ञान की कमी है। तो ये उन लोगों को भी सीमित कर देता है। तो ये सीमित लोगों के लिए हुआ ना, जिन्हें तकनीकी का ज्ञान है उन तक ही हुआ। तकनीक उपकरण की पहुंच केवल सीमित वर्ग तक है। मैंने क्या कहा? तकनीकी उपकरण इतने महंगे हैं कि ये सीमित वर्ग तक ही है। जो पैसा है जिनके पास वो खरीद पाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं खरीद पाते तकनीकी। और दूसरा क्या है? तकनीकी उपकरण अभी विद्यालयों में उपलब्ध भी नहीं है। भाई देखिए शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का यूज तो किया जा रहा है, लेकिन उसका क्या, जब तकनीकी उपकरण विद्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है
यानी कि विद्यालयों में अभी तकनीकी उपकरण उपलब्ध नहीं है, ये सीमाएं हैं। अगर इन कमियों को पूरा कर लिया जाता है तो जो तकनीकी है वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में तकनीकी मतलब ये जो सीमाएं हैं, अगर इनको हम सुधार लेते हैं, इनको हम इसमें सुधार करते हैं, तो हमारे इसका तकनीकी का विकास ज्यादा हो पाएगा और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं उपादेयता क्या है। भाई लाभ क्या क्या है आप सबको पता है, विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है, शिक्षकों के लिए कितना उपयोगी है। चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। मार्गदर्शन प्रदान करता है आपको, शैक्षिक नियोजन करता है प्रशासकों के लिए, यानी कि प्रशासक जो होते हैं ना, ये जो हमारे शैक्षिक क्षेत्र में जो प्रशासन का कार्य करते हैं उनके लिए उपलब्ध मतलब उपयोगी है। अनुसंधान कार्यों के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, रिसर्च कार्यों के लिए। ठीक है, यानी कि अनुसंधान कार्यों के लिए। क्योंकि ये जो ऊपर जो उपयोग है, ये जो हमने बताए हैं, ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र के हैं। ये किसके हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में है। ये किसमें है, ये शिक्षा के क्षेत्र में है और ये सभी में है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, रिसर्च कार्यों के लिए, इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के जितने भी काम करते हैं तकनीकी के माध्यम से, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सब कुछ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे के सारे क्या है, इसके लाभ ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना का भंडारण, एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संश्लेषण, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, इसके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हो गए हैं। ये तो सभी क्षेत्र के हो गए हैं, जबकि ये किसके हो गए हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र के हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इससे मुझे भी एप्रिसिएशन मिले, मुझे भी थोड़ा सा मतलब संबल मिले कि हाँ भाई मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में।